नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज के सुनने पे। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइनर 2A हिंदी के वोकेशनल और डिसिप्लिन दोनों के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को मात्र आपको 5 प्रश्न पढ़ना है। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कौन से वो वीवीआई क्वेश्चन आपको पढ़ना है जो वोकेशनल और डिसिप्लिन दोनों के लिए होने वाला है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है दोस्त, प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा, स्वरूप, उद्देश्य और प्रासंगिकता। मतलब सबसे पहले पढ़िएगा प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में। दूसरा आपको पढ़ना है प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में क्या अंतर है ना। और मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर भी इस वीडियो के अंतर्गत में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में दोस्त मैं आपको बताऊंगा रोजगार के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी की संभावना क्या है, उसके बारे में बताइए। चौथा आपका क्वेश्चन है राजभाषा हिंदी के संवैधानिक स्थिति में कह सकते हैं राजभाषा क्या है, इसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में बताइए। और पांचवा हमारा है अनुवाद प्रक्रिया क्या है, या तो कह सकते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र में अनुवाद की क्या भूमिका है, उसके बारे में बताइए। तो मात्र ये 5 क्वेश्चन आपको पढ़ना है और ये पांचों का उत्तर जो है आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में। तो आज का क्वेश्चन है प्रयोजन मूलक हिंदी के अभिप्राय और इसके विभिन्न क्षेत्रों को अपने शब्दों में लिखें। इस कहने का अर्थ यह है कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है उसके बारे में बताइए और इसके क्या क्या विभिन्न क्षेत्र हैं उसके बारे में बताइए, ठीक है। यही क्वेश्चन दोस्त आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखें। आखिर प्रयोजन मूलक हिंदी जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बताइए। तो चलिए मेरे दोस्त बिल्कुल आसान शब्दों में इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि बस आपको सुनना है और ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि आखिर हिंदी का मतलब तो हम लोग जानते हैं, लेकिन प्रयोजक मूलक हिंदी मतलब क्या होता है ना। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम लोग बात करते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी का, तो आप कह सकते हैं इस प्रकार से कि जिस हिंदी भाषा का प्रयोग किसी खास उद्देश्य, प्रयोजन मतलब क्या होता है, योजना बनाना, ठीक है, कोई योजना के लिए या तो उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी। जैसे कि मान लीजिए आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो क्या जैसे घर की तरफ भाषा यूज करते हैं वैसे वहां भी यूज करोगे। आपको योजना बना के जाओगे कि नहीं जाओगे, जरूर जाओगे, ठीक है। आपको कैसे बात करना है, कैसे वहां पे बिहेव करना सबके साथ में, वो तो योजना बना के आप जाओगे, है ना। तो वही कहा जाता है कि जिस हिंदी भाषा का प्रयोग किसी विशेष योजना बनाकर, ठीक है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है परिभाषा। क्या लिखना है, परिभाषा। और परिभाषा में लिखना इस प्रकार से है कि जिस हिंदी भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन मतलब क्या होता है, तो योजना और उद्देश्य। प्रयोजन मतलब क्या होता है, योजना और उद्देश्य। मिस वही कहा गया कि जिस हिंदी भाषा का प्रयोग जो है किसी योजना या उद्देश्य के लिए किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा कहते हैं, ठीक है। अथवा में हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस हिंदी का इस्तेमाल किसी खास मकसद के लिए किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। देखिए कितना सिंपल भाषा में बता दिया गया आपको कि जिस हिंदी का इस्तेमाल जो है ना हम लोग किसी खास मकसद के लिए करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। अब मकसद मतलब क्या, चोरी करने के लिए नहीं, ठीक है। मकसद का मतलब कोई उद्देश्य आपका होगा, ठीक है, कोई योजना बना करके आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वहां पे उसका यूज कर रहे हो। आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो, वहां पे उसका यूज कर रहे हो, ठीक है। आप योजना बना के जाते हो कि हाँ हमको इस प्रकार से बोलना है, ठीक है। आपको कहीं अगर स्पीच देना है तो क्या जाओगे अटर पटर कुछ भी बोल दोगे, नहीं, ठीक है। आपको बनाना पड़ेगा पहले योजना कि हाँ हमको इस प्रकार से बोलना है, ऐसे बोलना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी। क्योंकि इसका मतलब ही है, इसको हम लोग तोड़ने के बाद इसका मतलब यही निकलता, प्रयोजन। प्रयोजन मतलब क्या होता है, योजना बना करके जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं।
देखिए कहा गया है कि प्रयोजन के हिसाब से शब्दों का चुनाव, वाक्यों का गठन और भाषा के इस्तेमाल बदलता रहता है। मिस कहा गया है कि प्रयोजन के अनुसार से जैसा योजना रहता है ना, उसके अनुसार से जो है ना शब्दों का चुनाव, शब्द जो है बदलते रहते हैं, ठीक है। वाक्य का गठन बदलता है, ठीक है, भाषा भी बदलता है, ठीक है। क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर मुझे स्पीच देना 15 अगस्त पे, तो क्या 26 जनवरी के बारे में बोल दूंगा? क्या नहीं बोलूंगा, ठीक है। वही कहा गया है कि प्रयोजन के हिसाब से आपके योजना के अनुसार से जो है ना क्या होगा, वहां पे शब्दों का चुनाव अलग होगा, वाक्य का गठन अलग होगा और भाषा का भी इस्तेमाल होता है, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होता है, ठीक है, आपके योजना के अनुसार से, आपके उद्देश्य के अनुसार से। आगे कहा गया कि प्रयोजक मूलक हिंदी को जो है ना क्या कहा गया, तो कामकाजी हिंदी और व्यवहारिक हिंदी कहा गया। किसको? प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा गया? कामकाजी हिंदी और व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे कहा गया कि इसे कई नामों से जाना जाता है। किसको? अगर हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी की बात कर रहे हैं तो इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि व्यवहारिक हिंदी, कामकाजी हिंदी, प्रयोजनी हिंदी, प्रयोजन पारक हिंदी, प्रयोगी हिंदी और प्रयोग परक हिंदी, ठीक है। ये सारे नामों से जो है किसको जाना जाता है? प्रयोजन मूलक हिंदी को जाना जाता है। तो ये सारे में से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का भाषा सरल, स्पष्ट और एकार्थ होती है। इसमें कहावतें, मुहावरे, अलंकार और उक्तियां का प्रयोग नहीं किया जाता है। मीन्स जहाँ पे प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग किया जाता है वो जो भाषा होती है वो क्या होती है? बिल्कुल सरल होती है, ताकि लोगों को जो है तुरंत आपकी बातें समझ आ जाए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वहां पे आपको क्या करना है, मुहावरे का प्रयोग करना है, क्योंकि मुहावरा का अर्थ कुछ और होता है ना। तो वैसा भाषा का प्रयोग नहीं करना है जो लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। कहा गया कि प्रयोजन मूलक शब्द प्रयोजन से बना हुआ जिसका अर्थ होता है उद्देश्य। वही मैंने आपको बता रहा था कि प्रयोजन मूलक शब्द जो है ना प्रयोजन से बना हुआ है, और प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य या तो योजना। प्रयोजन का मतलब क्या होता है? उद्देश्य या तो फिर योजना, ठीक है। कहा गया कि ऐसी भाषा जो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने व कराने में सक्षम हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। इसका क्या गया कि वैसा भाषा जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने और कराने में सक्षम है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रयोजन मूलक भाषा को अंग्रेजी में फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं। प्रयोजन मूलक भाषा को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में जो है फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए कहा गया कि ऐसी हिंदी भाषा जो किसी विशेष उद्देश्य के साथ मानवों के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। क्या कहा गया कि ऐसा हिंदी भाषा जो क्या करे, कोई विशेष उद्देश्य के साथ, कोई विशेष उद्देश्य के साथ मानवों के जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करे, मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं को क्या करे? पूर्ति करे, उसी हम लोग क्या कहते हैं? प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने इसके उद्देश्य को समझ गया, आखिर प्रयोजन मूलक हिंदी क्या था उसको विस्तार से समझ गया। अब बातें यहाँ पे आती है प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषाएं का, जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दिया है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप लोग BBMQ के स्टूडेंट हो और AAC 3 हिंदी की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो जो है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, चाहे वो AAC 3 का हो, आपके मेजर पेपर का हो, BSc पेपर का हो, सारे तैयारी आपको इसी चैनल पर करवाए जाएंगे दोस्तों, और बिल्कुल ही ईजी शब्दों में करवाए जाएंगे, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट का जो है लिस्ट मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा मेरे को जरूर बताइएगा अंत में, है ना। बातें यहाँ पे आती है प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषाएं का,
तो सबसे पहले डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण जी ने कहा है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाए जाने वाले हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। मीन्स हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। ये किसने कहा है, डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण ने कहा है। आइए चलिए दूसरे लोग को देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। देखिए यहाँ पर डॉक्टर रघुवीर सहाय जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रयोजन मूलक हिंदी की परिकल्पना यह मानकर किया जाता है कि वह एक ऐसी शब्दावली होगी कि संप्रेषण में काम आए, ठीक है। मिस कहा गया है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के परिकल्पना जो है इस प्रकार से किया जा सकता है कि हिंदी जो है मिस यह एक ऐसा शब्दावली होगा जिसका उपयोग जो है संप्रेषण मतलब क्या होता है, बातचीत करने के लिए, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। आगे कहा गया कि और इसलिए बाकी शब्दावली से भिन्न होगी या उस पर आश्रित नहीं होगी, ठीक है। और ये जो है ऐसा रहेगा कि आप किसी को बोलने के बाद जो है वो तुरंत समझ में आ जाएगा उसको, है ना। आपको मुहावरे ये सब का यूज करना नहीं है। फिर देखिए प्रोफेसर NB राजगोपालन, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा कि प्रयोजन मूलक भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी प्रयोग विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है। मीन्स क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि प्रयोजन मूलक भाषा जो है वह भाषा होता है जिसका प्रयोग जो है किसी विशेष कार्य के लिए होता है, ठीक है। किसी विशेष कार्य को यह संदर्भ करता है, ठीक है। मीन्स किसी विशेष कार्य के लिए होता है, उसे ही हम लोग प्रयोजन मूलक भाषा या तो हिंदी कहते हैं। अब देखिए यहाँ एक और है डॉक्टर शिवेंद्र वर्मा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य विषयबद्ध एवं परिस्थितिबद्ध हिंदी भाषा का रूप से है। मीन्स इन्होंने कहा है कि प्रयोजन हिंदी का मतलब होता है कि विषयबद्ध में जैसा आपको कंडीशन आया आप कंडीशन के हिसाब से क्या करो, उस भाषा का प्रयोग करो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूल हिंदी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बातें यहाँ पे आई है प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप का, कि आखिर हिंदी का क्या स्वरूप है, प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या स्वरूप है। तो कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अगर हम लोग हिंदी की बात करें दोस्तों तो हिंदी जो है हमारे भारत का क्या है, राष्ट्रभाषा है। और इसके बोलने व समझने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में यह तीसरे क्रम की भाषा है, ठीक है। और हिंदी जो बोलते हैं और जो समझते हैं इसकी संख्या जो है पूरे विश्व में जो है तीसरे नंबर पे आता है। कहा गया कि यानी कि हिंदी जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो यह जो है क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अतः स्वाभाविक है कि विश्व की चुनिंदा भाषाओं में से महत्वपूर्ण भाषा और भारत की अभिज्ञात राष्ट्रभाषा होने के कारण देश के प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का व्यापक प्रयोग हो रहा है और राष्ट्रीयता की दृष्टि से इसका असर जो है उपकारक ही है। मीन्स कहा गया अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है हमारे भारत का क्या है, राष्ट्रभाषा है ना। और इसका आज भी उतना महत्व है जितना कि पहले था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप को देख लिया। अब बातें यहाँ पे आती है प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं का, किसका, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं का। तो लिखा हुआ यहाँ पे कि प्रयोजन मूलक हिंदी की शब्दावली सामान्य हिंदी की शब्दावली से अलग और विशेष होती है। मीन्स प्रयोजन मूलक हिंदी की जो शब्दावली होती है वो क्या होता है, सामान्य हिंदी जो हम लोग यूज करते हैं वो सब हिंदी से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप यहाँ पे बात कर रहे हो वैसे क्या करोगे, इंटरव्यू में बात करोगे नहीं, है ना। कहा गया कि इसका प्रचलन प्रशासन, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, विज्ञान आदि क्षेत्र तक ही सीमित है। इसका जो प्रचलन है कहाँ कहाँ होता है, तो प्रशासन में किया जाता है, व्यापार में किया जाता है, व्यवसाय में किया जाता है, शिक्षा में और विज्ञान में जो है इसका प्रयोग किया जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी का। इसमें जो बोला जाता है वही लिखा भी जाता है। किसमें, प्रयोजन मूलक हिंदी में जो बोला जाता है वही जो है इसमें क्या किया जाता है, लिखा भी जाता है। और इसमें जो है ना भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है।
चौथा में क्या कहा गया कि इसमें जो भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं। अगर आपको कुछ फील हो रहा है इसका मतलब इससे कोई इसको लेना देना नहीं है ना, बल्कि इसमें जो है विचार की प्रधानता रहती है। ठीक है, इसमें आप क्या विचार देते हैं उसके बारे में बताइए, आपके फीलिंग के बारे में आपको नहीं जानना है ना, कि आप रो रहे हो तो क्यों रो रहे हो, ये सब नहीं जानना। ठीक है, आपका क्या विचार है, आपको अपना विचार प्रस्तुत यहाँ पे करना है। ठीक है, पांचवा है प्रयोजन मूलक हिंदी के शब्द एकांत अर्थ और निश्चित अर्थ देने वाले होते हैं। ठीक है, मैं प्रयोजन मूलक हिंदी जो होता है उसका जो अर्थ होता है, उसका जो शब्द होता है वो कैसा होता है, एक अर्थ का होता है ना, और निश्चित अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि बोल कुछ और रहे हैं और निकलेगा कुछ और, जैसे कि होता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, मतलब इसका ये तो हम बोल दिए लेकिन इसका अर्थ क्या निकलेगा, कुछ और निकलेगा। तो इस प्रकार का वर्ड वहां पे यूज करना है क्या, नहीं करना है ना। लास्ट में है कि प्रयोजन मूलक हिंदी को विशेष प्रयास द्वारा सीखा जाता है, अतः यह एक अर्जित भाषा है। ठीक है, मीन्स प्रयोजन मूलक हिंदी जो होता है वो एक विशेष प्रयास के द्वारा सीखा जाता है, विशेष तरीके से सीखा जाता है। अगर आपको इंटरव्यू देना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू को फेस करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जिसमें एक नहीं तीन क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है सामान्य हिंदी एवं कामकाजी हिंदी में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य हिंदी और कामकाजी हिंदी में अंतर बताइए कि आखिर ये दोनों के बीच में क्या अंतर है ना। फिर यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि साहित्यिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पे पूछा था सामान्य हिंदी और कामकाजी हिंदी, जिसको हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि सामान्य हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी में अंतर बताइए। अब यहाँ पे कह रहा है कि साहित्यिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी में अंतर बताइए। तो यही क्वेश्चन को मैंने ऐसे सेट कर दिया कि सामान्य हिंदी और दूसरा साहित्यिक हिंदी और तीसरा प्रयोजन मूलक हिंदी में क्या अंतर है उसके बारे में बताइए। तो चलिए हम लोग जानते हैं दोस्त कि आखिर सामान्य हिंदी किसको कहते हैं, कामकाजी हिंदी किसको कहते हैं और साहित्यिक हिंदी किसको कहते हैं, और ये तीनों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपको सेम आंसर लिखना है, एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, ये गारंटी है। ठीक है, अब देखिए ये तीन क्वेश्चन है, सामान्य हिंदी जानना है हम लोग को, साहित्यिक हिंदी जानना है और प्रयोजन मूलक हिंदी जानना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर सामान्य हिंदी क्या है ना। देखिए अगर बात करते हैं सामान्य हिंदी का, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आसान भाषा में आपको समझाया हूँ बस। सामान्य हिंदी के अर्थ की बात करें तो कह रहा है कि बोलचाल की आम भाषा को सामान्य हिंदी कहते हैं। मान लीजिए हम लोग जैसे बातचीत करते हैं, है ना, जिस भाषा में बातचीत करते हैं वही भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य हिंदी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका है प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ। आखिर प्रयोजन मूलक का मतलब क्या होता है, तो कह रहा है कि कोई कार्य को करने के लिए उद्देश्यपूर्ण हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई कार्य को, कोई व्यवसाय को पूरा करने हेतु जिस हिंदी का उपयोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। और तीसरा हमारा है साहित्यिक हिंदी का अर्थ। साहित्यिक हिंदी किसको कहते हैं, तो कह रहा है साहित्य लेखन में जिस हिंदी का उपयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साहित्यिक हिंदी कहते हैं। तो क्वेश्चन भी आपका यही पूछा है कि सामान्य हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में क्या करें, अंतर बताएं। तो यहां तक हम लोगों ने इसके अर्थ को समझा कि आखिर सामान्य हिंदी क्या है। कोई पूछेगा कि बाबू सामान्य हिंदी क्या है, तो आपको सीधे सीधे कहना है कि बोलचाल की आम भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य हिंदी कहते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, तो आपको बताना है कि कोई कार्य या तो व्यवसाय को पूरा करने हेतु जिस हिंदी का उपयोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। और अगर तीसरा आपको ऐसे पूछे कि साहित्यिक हिंदी किसको कहते हैं, तो आपको सीधा सीधा कह देना है साहित्य लेखन में। साहित्य मतलब क्या होता है, कहानी हो गया, कविता हो गया, ठीक है, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, ये सब चीज के लेखन में जिस हिंदी का प्रयोग होता है उसको हम लोग साहित्यिक हिंदी कहते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने ये समझ गया कि आखिर सामान्य हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी क्या है। अब हम लोग समझते हैं दोस्त कि आखिर सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी में क्या क्या अंतर है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपका वही क्या है कि सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी तथा प्रयोजन मूलक हिंदी में क्या क्या अंतर है उसके बारे में बताइए, है ना। तो यहां पे कह रहा है दोस्त कि हिंदी भाषा का उपयोग हम सभी अपने अपने तरीके से करते हैं। मतलब हिंदी भाषा तो
हम सबका आम भाषा है ना। और इसका उपयोग हम सभी अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई इसे साहित्य लिखने में इसका इस्तेमाल करता है, तो कोई जो है ना दफ्तर में मतलब ऑफिस में कामकाज के लिए इसका उपयोग करता है। उसके साथ साथ कोई बोलचाल में जो है ना इसका उपयोग करता है। मैं सीधा से समझिए, हिंदी एक भाषा है जिसका उपयोग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई इसका उपयोग जो है कहानी लिखने में, कविता लिखने में, उपन्यास लिखने में, नाटक लिखने में करता है। तो कोई इसका उपयोग जो है ऑफिस में काम करने के लिए करता है, और कोई इसका उपयोग बोलने उलने में करता है। ठीक है, मतलब हालचाल पूछने में या तो अपना आम जिंदगी काटने में इसका उपयोग करता है ना। तो कोई क्या करता है, सरकारी कामों में भी इसका उपयोग करता है। इसलिए हिंदी भाषा के कई रूप हैं। इसलिए हिंदी भाषा की अगर बात करें तो हिंदी भाषा के कई रूप होते हैं, जैसा कि साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी। आपको ध्यान रखना है कि प्रयोजन मूलक हिंदी को ही कामकाजी हिंदी कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी कहा था कि सामान्य हिंदी और कामकाजी हिंदी में अंतर बताइए। तो कामकाजी हिंदी का मतलब सीधा समझना आपको प्रयोजन मूलक हिंदी, है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी में क्या क्या अंतर है। कह रहा दोस्त कि इनमें से साहित्यिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी और कामकाजी हिंदी के बीच कुछ खास अंतर होते हैं, जिन्हें हम नीचे सरल भाषा में समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर इन तीनों हिंदी के बीच में क्या अंतर है ना। तो देखिए, सबसे पहला कहा कि परिभाषा अर्थात अर्थ अलग अलग, मतलब तीनों का अर्थ जो है ना वो अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, तो पहला अगर बात करते हैं सामान्य हिंदी का, तो मैंने आपको कहा था कि बोलचाल में जिस हिंदी भाषा का उपयोग होता है उसे हम लोग सामान्य हिंदी कहते हैं। तो वही कह रहा है कि सामान्य हिंदी वह हिंदी होती है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, जैसे कि घरों में, दोस्तों से बात करते समय या तो किसी सामान्य बातचीत में, है ना। यह भाषा जो है बहुत कठिन नहीं होता है, ठीक है, और लोग जो है इसको आसानी से समझ जाते हैं। कौन सा, सामान्य हिंदी। मतलब सामान्य हिंदी का मतलब क्या, नॉर्मल हिंदी, जिसका उपयोग हम लोग बोलने चलने के लिए करते हैं, मतलब बोलने के लिए, बात करने के लिए करते हैं, है ना। तो इसका परिभाषा अलग है। अब बात करते हैं अगर इसके उदाहरण का, उदाहरण में कह रहा है कि क्या तुमने खाना खा लिया, ठीक है, या तो आज मौसम अच्छा है। ये सब जो है ये बात करने के लिए उपयोग हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाया, सामान्य हिंदी। क्या कहलाया, सामान्य हिंदी कहलाया, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं साहित्यिक हिंदी का, तो कह रहा है कि साहित्यिक हिंदी वह हिंदी होती है जिसका उपयोग कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि लिखने में होती है। यह भाषा पढ़ने में थोड़ी कठिन भी हो सकती है, क्योंकि इसमें अलंकार, मुहावरे और संस्कृतनिष्ठ शब्द ज़्यादा होते हैं। कह रहा है ना, साहित्यिक हिंदी किसको कहते हैं, तो साहित्यिक हिंदी वह हिंदी होता है जिसका उपयोग साहित्य को लिखने के लिए किया जाता है, जैसे कि कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक, है ना। तो इसका परिभाषा अलग था, ठीक है, और इसका परिभाषा अलग है, ठीक है। ये आसान होता है, सामान्य हिंदी आसान होता है, और ये थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि इसमें अलंकार का उपयोग किया जाता है, मुहावरे का उपयोग किया जाता है और संस्कृत शब्दों का भी उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अगर इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में देखिए, कह रहा है हवा के झोंकों ने मेरे मन के तारों को झंझना दिया, ठीक है। अब लोगों को इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब इसके मतलब को समझ में आएगा कि आखिर इसका अर्थ क्या हुआ। क्योंकि आप कभी भी कविता पढ़े होंगे तो कविता लिखा हुआ कुछ और रहता है और उसका अर्थ कुछ और रहता है, ये चीज आप देखे होंगे, है ना। तो वह कह रहा है कि कविता मीन्स साहित्य का जो भाषा होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है। जबकि अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रयोजन मूलक हिंदी का, तो कह रहा है प्रयोजन मूलक हिंदी जिसे सामान्य हिंदी या तो कामकाजी हिंदी भी कहते हैं। कोई पूछेगा प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या क्या कहते हैं, तो प्रयोजन मूलक हिंदी को सामान्य हिंदी और कामकाजी हिंदी भी कहते हैं। और यह जो है ना ऐसा हिंदी भाषा है जो रोजमर्रा के कामों में, दफ्तरों में, बैंक में, रिपोर्टर्स में, ठीक है, विज्ञापनों में, अखबारों में या तो सरकारी दस्तावेजों में उपयोग किया जाता है। मैं सीधा समझिएगा कि व्यवसाय को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए जिस हिंदी का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, ठीक है। अब व्यवसाय में आपका ऑफिस का हो जाए या तो रोज का काम हो जाए, बैंक का काम हो जाए, रिपोर्ट वगैरह जो करते हैं, ठीक है, रिपोर्टर वगैरह जो आते हैं वो सब का भाषा हो जाए, है ना। इस सब में जो भाषा का उपयोग किया जाता है उस भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी
कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इसको आसान भाषा में, तो आसान भाषा में इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कामकाज की हिंदी या तो काम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हिंदी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। मतलब ऐसा हिंदी जिसका उपयोग काम करने के लिए होता है, व्यवसाय करने के लिए होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि ये जो 3 अलग अलग हिंदी भाषा है, ठीक है, ये तीनों का परिभाषा जो है वो अलग अलग है। समान हिंदी का था अलग, बोलचाल की भाषा में उसका उपयोग किया जाता है। साहित्यिक हिंदी का अलग था, और प्रयोजन मूलक हिंदी का भी परिभाषा क्या है, अलग है। तो ये इसका पहला क्या है, अंतर है। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के उदाहरणों का, तो यहाँ पर कह रहा है सरकारी दफ्तर में चिट्ठी लिखना, ठीक है, अखबारों में खबर लिखना, बैंक में कोई फॉर्म भरना, डॉक्टर द्वारा मरीज की रिपोर्ट लिखना, ये सब सारे के सारे जो है वो कौन सा कहलाता है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाता है। कौन सा, प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि इसकी परिभाषाएं जो वो अलग अलग है। अब कह रहा है कि इसका भाषा का स्तर भी अलग अलग है। कैसे, अगर बात करते हैं सामान्य हिंदी का, तो कह रहा है कि सामान्य हिंदी ऐसा भाषा है जिससे घर या तो बाजार में आम भाषा में बोलते हैं। मतलब सीधा समझिएगा कि सामान्य हिंदी नॉर्मल हिंदी है जिसको हम लोग बोलने चलने में उपयोग करते हैं। ठीक है, बातचीत करने में उपयोग करते हैं, है ना, नॉर्मल बातचीत करने में। जैसे उदाहरण देखिएगा, कह रहा बारिश हो रही है, चलो छाता ले लें। ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया। जबकि अगर बात करते हैं साहित्यिक हिंदी का, तो इसका अपना स्तर है। कैसे, कह रहा है कि साहित्यिक हिंदी में भाषा कठिन, संस्कृतिनिष्ठ और शुद्ध होती है, क्योंकि इसमें अलंकार, मुहावरे और भावनाओं का गहरा उपयोग किया जाता है। तो ये तो सिंपल भाषा हो गया, लेकिन ये जो है थोड़ा सा क्या हो गया, कठिन हो गया। जबकि अगर बात करते हैं प्रयोजन मूलक का, तो कह रहा है कि प्रयोजन मूलक का उपयोग जो है दफ्तर, बैंक, समाचार, रिपोर्ट वगैरह में इस्तेमाल होने वाली सरल और स्पष्ट भाषा। ठीक है, इसका सरल भाषा होता है, मतलब क्या, सिंपल भाषा होता है। लेकिन वही है कि इसका उपयोग जो है दफ्तर में, ऑफिस में, बैंक में, समाचार पत्रों में या तो रिपोर्ट वगैरह देने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण में कह रहा है कि आज विद्यालय में अवकाश रहेगा, कृपया सूचना नोट करें। तो ये सब जो भाषा है ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, सरल तो है, लेकिन इसका उपयोग जो है वो व्यवसाय करने के लिए किया जाता है, अपने काम को पूरा करने के लिए, है ना। तो ये था उसका दूसरा अंतर। अब इसका तीसरा अंतर है उद्देश्य। ये तीनों का उद्देश्य भी अलग अलग है। कह रहा है कि सामान्य हिंदी का उद्देश्य होता है लोगों के बीच रोज की बातें आसानी से हो सके। देखिए सामान्य हिंदी का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य यही है कि लोगों के रोज की जो बातें हैं वो एक दूसरे के बीच में हो सके। जैसे कि खाना खा लिया, कहाँ जा रहे हो, और स्कूल चलें, ये सब सामान्य हिंदी हो गया। जबकि अगर साहित्यिक हिंदी की बात करें तो इसका उद्देश्य अलग है। कह रहा है साहित्यिक हिंदी का उद्देश्य होता है भावनाओं को व्यक्त करना। इसका उद्देश्य क्या होता है, भावना को व्यक्त करना, पाठकों के मन को छूना और सौंदर्य की अभिव्यक्ति कराना। ठीक है, बताना कि आखिर इसमें किस प्रकार का सौंदर्य उपयोग किया गया है। उसी प्रकार से अगर बात करें प्रयोजन मूलक हिंदी का, तो इसका भी उद्देश्य अलग है। कह रहा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य होता है जानकारी देना। ठीक है, इसका मतलब था कि कैसे भी करके बातचीत करना, है ना। इसका उद्देश्य था भावनाओं को व्यक्त करना और पाठकों के मन को छूना। लेकिन इसका उद्देश्य है लोगों को जानकारी देना, काम करवाना और सरल संवाद करना, ताकि कोई भी भ्रम ना हो, मतलब लोगों को किसी प्रकार का सस्पेंस ना हो। तो ये तीनों का उद्देश्य भी जो है वो क्या है, अलग अलग है। अब चौथा आता है इसका उदाहरण। ठीक है, उदाहरण के तौर पे भी देखिएगा तो उदाहरण भी इसका अलग अलग है। अगर कहें साहित्यिक हिंदी के उदाहरण का, तो देखिए साहित्यिक हिंदी का उदाहरण इस प्रकार से है कि पवन ने मस्त गगन में उड़ने की ठानी, वह अपनी सीमाओं को तोड़कर नई ऊंचाइयों को छूना चाहता था। ठीक है, ये क्या है, भावनाएं, कल्पना और सुंदर भाषा का उपयोग किया गया। ठीक है, ये ऐसा भाषा है ना जिसको आप पढ़ के आसानी से नहीं समझ सकते। ठीक है, इसको पढ़िएगा तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बढ़िया से टाइम लगेगा, तब आप इसको समझ पाइएगा, है ना। वहीं अगर बात करते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी का, तो कह रहा है कि कृपया समय पर कार्यालय में उपस्थित हो, आज दोपहर 2 बजे मीटिंग है। यह जो है इसमें जो जानकारी जो दिया जाता है वो स्पष्ट होता है। ठीक है, सीधा होता है, बिना भावनात्मक रंग के दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में कि आखिर क्या कहा जा रहा है।
इसमें जो भी कहा जाएगा वो स्पष्ट रूप से कहा जाएगा, साफ सुथरे भाषा में कहा जाएगा कि आप सुने और वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रयोजन मूलक हिंदी, सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आखिर प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वो क्यों जरूरी है। क्वेश्चन क्या आता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वो क्यों जरूरी है। तो कह रहा है कि आज के समय में हिंदी सिर्फ किताबों या तो काव्य तक सीमित नहीं है। मीन्स अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी सिर्फ किताबों में नहीं, उसके साथ साथ सिर्फ कहानियों में सीमित नहीं है, बल्कि यह जो है ना अब जीवन के हर क्षेत्र में काम आ रही है, जैसे कि शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, व्यापार, हर क्षेत्र में जो है हिंदी का उपयोग हो रहा है। कह रहा ऐसे में एक सरल, समझने योग्य और व्यवहारिक हिंदी की जरूरत होती है जिसे सभी समझ सकें, और यही क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी होता है। मतलब एक ऐसा भाषा जिसका उपयोग हर चीज़ के लिए किया जाए, चाहे वो शिक्षा हो, विज्ञान हो, तकनीक हो, प्रशासन हो, व्यापार हो, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। ठीक, कह रहा उदाहरण के लिए अगर देखें तो कह रहा है कि यदि एक सरकारी आदेश बहुत कठिन और साहित्यिक भाषा में लिखा हो तो जनता या कर्मचारी उसे सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। मान लीजिए एक अगर हम किसी को आदेश दे रहे हैं, ठीक है, कोई सूचना लिख रहे हैं, है ना, और सूचना को इस प्रकार से अलंकार वगैरह लगा के, मुहावरा वगैरह लगा करके लिख दिए, तो क्या जनता उसको पढ़ के समझ पाएगा? नहीं। अब मान लीजिए एक सूचना हम लिख रहे हैं, उसमें लिख दिए चास भोजनम थास निंद्रा, ठीक है, अब क्या आम आदमी इसको पढ़ के समझ पाएगा कि इसका मतलब क्या होता है? सो नहीं समझ पाएगा। लेकिन वहीं अगर आदेश सरल और स्पष्ट भाषा में होगा तो काम करना भी क्या हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, बेहद आवश्यक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जान किया कि आखिर प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, सामान्य हिंदी क्या है और साहित्यिक हिंदी क्या है, और इसका क्या क्या महत्व है। ठीक है, अब अंत में बारी आती है दोस्त निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में कहेंगे इस प्रकार से कि हिंदी एक ही भाषा होते हुए भी तीन अलग अलग रूपों में सामने आती है। हिंदी एक ही भाषा है लेकिन फिर भी ये तीन अलग अलग रूप में सामने आया है, साहित्यिक, सामान्य और प्रयोजन मूलक हिंदी। कह रहे दोस्त कि साहित्यिक हिंदी हमें भावों को की दुनिया में ले जाती है, ठीक है, वहीं सामान्य हिंदी हमारे रोजमर्रा के जीवन की भाषा बताती है, और प्रयोजन मूलक हिंदी हमें कामकाज, सूचना और तकनीकी क्षेत्रों में सहायता प्रदान करती है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का क्वेश्चन है, रोजगार के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी की संभावनाओं की विवेचना करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोजगार के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी के संभावनाओं की विवेचना करें। कहने का अर्थ यह है कि आखिर किस प्रकार से प्रयोजन मूलक हिंदी जो है लोगों को रोजगार दिलाने में भूमिका निभाता है, उसके बारे में बताइए। तो अगर हम लोग को ये समझना है कि प्रयोजन मूलक हिंदी किस प्रकार से लोगों को रोजगार दिलाता है, तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब क्या होता है। तो बात करें दोस्त प्रयोजन मूलक हिंदी का, तो प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब होता है वैसा हिंदी जिसका उपयोग व्यवसाय के लिए किया जाता है या तो अपने कामों को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी। कोई पूछेगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, तो आपको बताना है कि वैसा हिंदी जिसका उपयोग हम लोग अपने व्यवसाय या तो काम को पूरा करने के लिए करते हैं, उसे हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, है ना। अब कह रहा है कि वैसा हिंदी जिसका उपयोग हम लोग काम करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे काम करने की बात ही आ गई, तो ये रोजगार तो जरूर दिलाएगा। तो आखिर कैसे ये रोजगार हम लोग को दिलाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्त लिखेंगे हम लोग भूमिका। क्या लिखेंगे, भूमिका, और लिखेंगे इस प्रकार से कि आज का समय शिक्षा, तकनीक और नौकरी का समय है। अगर आज के युग की बात करें, अभी के समय की बात करें दोस्त, तो अभी का समय जो है ना, शिक्षा का युग है, तकनीकी का युग है और नौकरी का समय है। और हर जगह काम करने के लिए भाषा की ज़रूरत होती ही है, क्योंकि भाषा ही एक साधन है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। क्योंकि अगर बात करें, मान लीजिए मुझे आपसे ही बात करना होगा और कोई भाषा ही नहीं है, मान लीजिए हिंदी भाषा नहीं है, अंग्रेजी भाषा नहीं है, कोई भी भाषा नहीं है, तो मैं आपसे बात कैसे करूँगा,
है ना। तो वही कह रहा है कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, ठीक है। और कह रहा है कि जब हिंदी भाषा का उपयोग काम और रोजगार से जुड़ी बातों में किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है, प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। क्या कह रहा है कि और जैसे हम लोग जान रहे हैं कि भाषा का उपयोग तो होता ही है किस लिए, बातचीत करने के लिए, है ना। और जब हिंदी भाषा का उपयोग काम और रोजगार से जुड़ी हुई बातों के लिए किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी, ठीक है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं तो वो तो सामान्य हिंदी हो गया, लेकिन यही हिंदी का उपयोग हम लोग अपने काम को पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, प्रयोजन मूलक हिंदी। जैसा कि मान लीजिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो अपना काम कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रयोजन मूलक हिंदी। क्या हो गया, प्रयोजन मूलक हिंदी, है ना। वही आगे कह रहा है कि यह एक ऐसी हिंदी है जो हमें नौकरी पाने, काम करने और दूसरे से बात करने में मदद करती है। कौन, प्रयोजन मूलक हिंदी एक ऐसी हिंदी है जो हमें नौकरी पाने में, काम करने में और दूसरों से बातें करने में मदद करती है, ठीक है। कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। क्या कह रहा है कि भारत की अगर बात करें तो भारत के अधिकतर लोग हिंदी ही बोलते हैं और हिंदी भाषा ही समझते हैं, मतलब हिंदी का महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि आखिर पूरे भारत के लोग जो है ना उसमें से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भाषा जो है वो हिंदी ही है ना। अब बारी आती है प्रयोजन मूलक हिंदी के अर्थ का, क्योंकि क्वेश्चन तो ये भी पूछा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी कैसे रोजगार दिलाता है। तो कह रहा दोस्त कि प्रयोजन का मतलब होता है काम या उद्देश्य। अगर हम लोग बात करते हैं प्रयोजन, है ना, तो प्रयोजन का काम होता है काम या तो उद्देश्य, और प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब होता है ऐसी हिंदी जो किसी काम के लिए उपयोगी हो। कोई पूछेगा कि प्रयोजन का मतलब क्या है, तो प्रयोजन का मतलब होता है काम या तो उद्देश्य, और प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब होता है कि ऐसी हिंदी जो किसी काम के लिए उपयोगी हो, है ना। कह रहा है कि यह हिंदी बोलने, लिखने और काम करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी। इसका उपयोग दफ्तरों, मीडिया, शिक्षा, व्यापार, पर्यटन, बैंक, अनुवाद जैसे कामों में किया जाता है। इसका उपयोग तो हिंदी भाषा का उपयोग हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी भाषा का उपयोग जो है ना इसका व्यापक उपयोग हो रहा है, मतलब चाहे दफ्तर में हो, मीन्स ऑफिस में हो, चाहे वो मीडिया हो, शिक्षा हो, व्यापार का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, बैंक का क्षेत्र हो, और अनुवाद मीन्स ट्रांसलेशन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हिंदी का उपयोग जो है वो बढ़ते जा रहा है ना। तो संक्षेप में कह सकते हैं दोस्त कि प्रयोजन मूलक हिंदी वह भाषा है जो हमें नौकरी और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। क्या कह रहा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी वह भाषा है जो हमें नौकरी, काम और जीवन में आगे बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने ये जान लिया कि आखिर प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे जो मेन क्वेश्चन था। मेन क्वेश्चन क्या था कि रोजगार के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी की ज़रूरत क्यों है ना। तो कह रहा दोस्त कि रोजगार के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी की ज़रूरत का विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रकार से है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर रोजगार के क्षेत्र में इसका ज़रूरत क्यों है। तो पहला इसका ज़रूरत है सरकारी दफ्तरों में, सरकारी ऑफिस में। कह रहे दोस्त कि भारत में ज़्यादातर सरकारी काम हिंदी में होते हैं। भारत में जो सबसे अधिक सरकारी काम जो होता है वो हिंदी में ही होता है, और अगर किसी को हिंदी टाइपिंग या तो लिखने का ज्ञान है तो उसे आसानी से नौकरी मिल सकती है। आप देखे होंगे कि कोर्ट वगैरह में जो है ना सब चीज़ जो लिखाता है वो हिंदी में ही लिखाता है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी टाइपिंग जानते हैं तो उसे आसानी से क्या हो जाता है, नौकरी मिल जाता है, और आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगा, है ना। तो इसका पहला ज़रूरत है कहाँ पे, सरकारी दफ्तर में। दूसरा कह रहा मीडिया और पत्रकारिता में। कह रहे तो उसके समाचार पत्र, टीवी, रेडियो और यूट्यूब जैसे माध्यमों में हिंदी बोलने और लिखने वालों की बहुत ज़रूरत होती है। कहाँ पे, समाचार पत्र में, टीवी में और रेडियो में तथा यूट्यूब जैसे माध्यम में बोलने के लिए या तो लिखने के लिए हिंदी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो दूसरा ज़रूरत इसका यहाँ हो गया। तीसरा ज़रूरत है शिक्षा के क्षेत्र में। कह रहा दोस्त कि हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक, लेख लिखने वाले और अनुवाद करने वाले लोगों के लिए यह बहुत आवश्यक है। क्या, तो
हिंदी, है ना। फिर चौथा इसका जहाँ ज़रूरत है वो है अनुवाद के क्षेत्र में। अनुवाद के क्षेत्र में भी प्रयोजन मूलक हिंदी का जरूरत पड़ता है। अनुवाद मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन, है ना। कह रहे कि आज कई सरकारी और निजी संस्थानों को हिंदी अंग्रेजी अनुवादक की आवश्यकता होती है। ऐसे कई संस्था हैं जिसको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके, है ना। तो इससे जो है ना रोज़गार बढ़ेगा। अब देखिए पांचवा इसका पॉइंट है पर्यटन के क्षेत्र में। इसका जो ज़रूरत है वो पर्यटन के क्षेत्र में भी है। आपने कभी देखा होगा दोस्त कि बाहर से लोग जो है ना भारत में घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। विदेशी लोग भारत में घूमने के लिए आते हैं, तो क्या वे लोग हिंदी जानते हैं? नहीं जानते, है ना। वो लोग अंग्रेजी जानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें क्या करते हैं, हिंदी वाली चीज़ों को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? रोज़गार बढ़ रहा है। वही कह रहा है कि भारत घूमने आने वाले लोगों को हिंदी जानने व गाइड की ज़रूरत होती है। इससे हिंदी बोलने वालों को रोज़गार मिलता है ना। फिर छठा इसका ज़रूरत है व्यापार और विज्ञापन में। कह रहा दोस्त कि आज हर कंपनी हिंदी में प्रचार करती है ताकि लोग आसानी से समझ सके, है ना। हिंदी में विज्ञापन बनाने वाले लोगों की मांग बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आज हर कंपनियां या तो हर लोग चाह रहे हैं कि सारा का सारा चीज़ का प्रचार जो है वो हिंदी में ही हो, ठीक है। इसलिए हिंदी टाइपिस्ट या तो हिंदी में जो लिखने वाले लोग हैं या तो जो विज्ञापन बनाने वाले लोग हैं उसकी मांग जो वो बढ़ रही है, ठीक है। फिर सातवां इसका जो ज़रूरत है वो कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में भी है। कैसे? तो कह रहा है कि आज हिंदी में वेबसाइट, ब्लॉग और यूट्यूब चैनल बढ़ रहे हैं और हिंदी में कंटेंट बनाने वाले लोगों को ऑनलाइन आय का अच्छा अवसर मिलता है। मतलब मान लीजिए जैसे मैं ही हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हिंदी में लिख रहा हूँ, वही चीज़ इसको अगर मैं इंग्लिश में लिख देता और इंग्लिश में लिख के समझाता तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। ये अगर हिंदी में है तो हिंदी सब लोग जानते हैं और सब लोग पढ़ के भी समझ सकते हैं, है ना। तो इसका सातवां जो उपयोग था वो कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में था। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने ये समझ गया कि आखिर किस किस क्षेत्र में इसका ज़रूरत होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी से मिलने वाले रोज़गार, ये जो हिंदी है उससे कौन कौन सा रोज़गार हमें मिलता है। तो पहला हिंदी टाइपिस्ट का, मतलब हिंदी टाइपिस्ट का, ठीक है, जो हिंदी टाइप करता है उसको रोज़गार मिलता है। दूसरा अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर का। तीसरा समाचार रिपोर्टर या तो एंकर का जो हिंदी में बोल सके या तो हिंदी लिख सके। चौथा हिंदी कंटेंट राइटर, यूट्यूबर और ब्लॉगर का रोज़गार मिलता है, ठीक है। फिर पांचवा हिंदी शिक्षक या तो प्रोफेसर का, लोगों को जॉब मिलता है। हिंदी विज्ञापन लेखक का जो प्रचार करते हैं हिंदी में, है ना। फिर सातवां है संपादक का। आठवां है पर्यटन गाइड का, जो लोग घूमने के लिए आते हैं उसको गाइड करता है लोग, है ना। नौवां है जनसंपर्क अधिकारी का और 10वां है राजभाषा अधिकारी का, ठीक है, जो क्या करता है हिंदी में हर चीज़ों को ट्रांसलेट करके लोगों को बताता है। तो ये सब जॉब जो है ना कब मिलता है? जब हम लोगों को प्रयोजन मूलक हिंदी बढ़िया से आता है तब, है ना। और प्रयोजन मूलक हिंदी जो है इन सब क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिलाता है। आगे देखिए अब कह रहा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के फायदे, कि आखिर प्रयोजन मूलक हिंदी जो है उसका फायदा क्या क्या होता है। तो कह रहा है कि हिंदी जानने से रोजगार के नए रास्ता खुलता है। क्या जानने से? अगर हम लोग हिंदी जानते हैं तो रोजगार के नए नए अवसर खुलेंगे। आपने देखा होगा कहीं टाइपिस्ट का ज़रूरत होता है, ठीक है, तो कहीं ट्रांसलेटर का ज़रूरत होता है, तो कहीं गाइड का ज़रूरत होता है ना। सब तरह का रोज़गार जो है वो आपको मिलेगा। कब? जब आप हिंदी जानोगे तब, ठीक है। आगे कह रहा है कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में इसकी ज़रूरत बढ़ रही है। किसकी? तो हिंदी का। आगे कह रहा है कि यह भाषा हमें देश के हर हिस्से में काम करने लायक बनाती है। कौन सा भाषा? तो हिंदी भाषा, प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा, ठीक है। आगे है कि यह हिंदी को आधुनिक और उपयोगी बनाता है। कौन? प्रयोजन मूलक हिंदी जो है ये क्या करता है? हिंदी भाषा को आधुनिक बनाता है और उपयोगी बनाता है। और अगला कह रहा है कि इससे हमारी मातृभाषा का सम्मान भी बढ़ता है। किससे? प्रयोजन मूलक हिंदी से और इसके व्यापक उपयोग से, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये भी समझ गया
कि आखिर प्रयोजन मूलक हिंदी के क्या क्या फायदे हैं। अब यहाँ पे कह रहा दोस्त कि वर्तमान में इसकी स्थिति, कि अभी के समय में हिंदी की क्या स्थिति है। तो कह रहा है कि आज हर जगह हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है, चाहे वो टीवी की बात हो, मोबाइल की बात हो, इंटरनेट की बात हो, स्कूल की बात हो, दफ्तर की बात हो, या तो बिजनेस की बात हो, सब जगह जो है हिंदी का उपयोग बढ़ा है। उसके उसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर भी हिंदी में बहुत काम हो रहा है ना। इससे क्या होता है, हिंदी में बोलने, लिखने और सिखाने वाले लोगों के लिए नौकरियां बढ़ रही है। ठीक है, तो वर्तमान समय में इसकी जो स्थिति है वो क्या है, मजबूत है ना। तो यहाँ तक दोस्त हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समाप्त किया। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि प्रयोजन मूलक हिंदी आज के समय की ज़रूरत है। यह केवल किताबों की भाषा नहीं है, बल्कि काम और रोजगार की भाषा बन गई है। सरकारी दफ्तरों से लेकर मीडिया, शिक्षा, पर्यटन और इंटरनेट तक हर जगह हिंदी की मांग बढ़ रही है। मतलब हिंदी का जो उपयोग है वो व्यापक रूप पे हो रहा है और हर एक क्षेत्र में हिंदी का उपयोग जरूरी हो गया है। इसलिए आगे कह रहा है कि अगर कोई विद्यार्थी हिंदी बोलना, लिखना और समझना अच्छी तरह से सीख लेता है तो उसे नौकरी में बहुत मौके मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हिंदी टाइप करने के लिए सीख जाएगा तो हिंदी टाइपराइटर को बहुत लोग ढूंढता है ना। तो इससे क्या होगा, लोगों को नौकरी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। के क्लासेस में हम लोग हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, राजभाषा किसे कहते हैं, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। तथा आपको पूछ सकता है कि राजभाषा के स्वरूप और उसके क्षेत्र को स्पष्ट करें। मिस कह सकते हैं कि प्रश्न आपको पूछेगा कि राजभाषा किसे कहते हैं वो बताइए, और राजभाषा के क्या क्या स्वरूप होते हैं, उसके क्या क्या क्षेत्र होते हैं, उसके बारे में वर्णन करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि आखिर राजभाषा का मतलब क्या होता है। क्या जानेंगे, राजभाषा का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर हम लोग राजभाषा को समझ जाते हैं तो इसके स्वरूपों को और इसके क्षेत्रों को समझना क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं राजभाषा के अर्थ का, किसका, राजभाषा के अर्थ का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर बात यहां पे किया जाए राजभाषा का, किसका, राजभाषा का, तो राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा। राजभाषा का अर्थ क्या होता है, राजकाज की भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। क्या, तो ऐसी भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए उपयोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, राजभाषा। ठीक है, देखिए जैसा कि यहां पे लिखा हुआ, सबसे पहले आपको लिखना है राजभाषा का अर्थ। क्या लिखना है, राजभाषा का अर्थ, और लिखना है कि राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राजकाज की भाषा, अर्थात कह सकते हैं कि ऐसी भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, राजभाषा। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछेगा कि बाबू राजभाषा किसको कहते हैं, क्या पूछेगा कि राजभाषा किसको कहते हैं, तो आपको सिंपली बता देना है कि ऐसी भाषा जिसका उपयोग देश के राजकीय कार्यों के लिए किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, राजभाषा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे पॉइंट बाय पॉइंट आपको इस प्रकार से कहा गया है कि राजभाषा किसी देश या तो राज्य के द्वारा घोषित भाषा होती है जिसका इस्तेमाल सरकारी कामों में किया जाता है। क्या कह रहा है कि राजभाषा जो होता है वो किसी देश का और किसी राज्य का घोषित भाषा होता है ना, जिसका इस्तेमाल वहां के सरकारी कामों में किया जाता है। जैसे कि देखिए अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। किसको, भारत में हिंदी को जो है वो राजभाषा घोषित किया गया है, और यहाँ का सरकारी कार्य जो है ना वो हिंदी भाषा के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे राजभाषा की परिभाषाएं, कि अलग अलग विद्वानों ने राजभाषा की अलग अलग परिभाषाएं दिया है। तो क्या क्या परिभाषाएं दिया है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से जानेंगे। तो कहा गया है कि राजभाषा वह भाषा होती है जिसे किसी देश, राज्य या क्षेत्र में सरकारी कामकाज, प्रशासन और कानून बनाने के लिए आधिकारिक रूप से अपनाया जाता है। क्या कह रहा है कि राजभाषा वह भाषा होती है दोस्तों जिसे किसी देश के द्वारा, किसी राज्य के द्वारा
तथा किसी क्षेत्र के सरकारी कामकाज और प्रशासन तथा कानून बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ना। कह रहा है कि अलग अलग विद्वानों ने राजभाषा को परिभाषित किया है। अलग अलग विद्वानों ने क्या किया है, राजभाषा को अलग तरीके से परिभाषित किया है, जिन्हें आसान भाषाओं में समझा जा सकता है और समझ सकते हैं। ठीक है, इसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो देखिए पहला यहाँ पे है डॉक्टर रघुवीर सिंह। कौन है, डॉक्टर रघुवीर सिंह। इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि राजभाषा वह शब्द है, मीन्स राजभाषा वह भाषा है जिसे सरकार अपने कार्यों के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता देता है। डॉक्टर रघुवीर सिंह ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि राजभाषा वह भाषा होती है जिसे सरकार अपने कार्य करने के लिए जो है ना क्या करती है, घोषित करती है, जिसको मान्यता देती है ना। इसी को अगर हम लोग आसान भाषा में समझें तो कहा जाता है कि राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है। सीधा आपको समझना है कि राजभाषा जो होती है वो क्या होता है, सरकारी कामकाज की भाषा होती है। में सरकार के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो काम किया जाता है, वही काम की ये भाषा होती है। तो ये किसने कहा, डॉक्टर रघुवीर सिंह ने कहा। अब देखिए दूसरे विद्वान हमारे आते हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ शर्मा। कौन आते हैं, डॉक्टर रविंद्रनाथ शर्मा। अब इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि राजभाषा किसी राष्ट्र की वह भाषा होती है जिसे कानून द्वारा प्रशासन के लिए अनिवार्य किया जाता है। क्या कह रहा है, तो इन्होंने कहा है कि राजभाषा किसी राष्ट्र का, कोई देश का वह भाषा होता है जिसे कानून के द्वारा प्रशासन के लिए, किसके लिए, प्रशासन के लिए अनिवार्य में लागू किया जाता है। इसको हम लोग अगर आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो कहा गया है कि वह भाषा जिसे कानून के तहत सरकारी कामकाज में इस्तेमाल किया जाता है। क्या कह रहा है कि वह भाषा जिसे कानून के तहत सरकारी कामकाज में इस्तेमाल करना जरूरी हो या तो किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। फिर देखिए आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि राजभाषा का मतलब है ऐसी भाषा जो प्रशासन और जनता के बीच में संवाद का माध्यम बने। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि राजभाषा एक ऐसी भाषा होती है जो प्रशासन और जनता के बीच, प्रशासन मतलब सरकार और जनता के बीच संवाद का माध्यम बने, बातचीत करने का माध्यम बने। आसान भाषा में अगर हम लोग इसको समझें तो कह सकते हैं कि राजभाषा वह भाषा होती है जो सरकार और जनता के बीच बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके बीच, सरकार और जनता के बीच में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। ये किन्होंने कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है, फिर देखिए चौथा जो परिभाषा है वो विद्वानों के अनुसार है। किसके अनुसार, विद्वानों के अनुसार। इन्होंने कहा है कि राजभाषा देश की पहचान, संस्कृति और प्रशासन को जोड़ने का माध्यम होती है। इन्होंने क्या कहा कि राजभाषा जो होता है वो देश की पहचान होती है, संस्कृति होती है तथा प्रशासन को जोड़ने का एक माध्यम होती है। अगर हम लोग इसको आसान भाषा में समझें तो कह सकते हैं कि राजभाषा वह है जो देश की संस्कृति और प्रशासन को जोड़ती है। क्या कह रहा है कि राजभाषा वह है जो क्या करती है, हमारे देश के संस्कृति को और हमारे देश के प्रशासन को जोड़ती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, राजभाषा कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आखिर राजभाषा क्या है। अब देखिए प्रश्न में हमारा इस प्रकार से पूछा था कि राजभाषा के स्वरूप और उसके क्षेत्र का वर्णन करें। प्रश्न क्या था कि राजभाषा के स्वरूप के बारे में बताइए और उसके क्या क्या क्षेत्र है उसके बारे में बताइए। तो कहा गया कि राजभाषा किसी देश या राज्य के द्वारा आधिकारिक कार्यों के लिए अपनाई गई भाषा होती है। क्या कहा गया कि राजभाषा जो होता है वो किसी देश या तो राज्य के द्वारा अपनाया गया, मीन्स वहां के कार्य को करने के लिए अपनाया गया भाषा होता है। और यह भाषा जो प्रशासन, न्यायालय, शिक्षा और अन्य सरकारी कार्यों में उपयोग किया जाता है। यह जो भाषा है वो हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, न्यायालय का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो और अन्य सरकारी कार्य हो, सब जगह जो है ना राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि भारत में राजभाषा का स्वरूप और उसके क्षेत्र संविधान के तहत निर्धारित किए गए। क्या कह रहा है कि भारत में राजभाषा का स्वरूप जो है और उसके क्षेत्र का वर्णन जो है ना संविधान के तहत निर्धारित किया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर राजभाषा का क्या क्या स्वरूप है और उसके क्या क्या क्षेत्र हैं।
तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे राजभाषा का स्वरूप। क्या जानेंगे? राजभाषा का स्वरूप। ठीक है, तो राजभाषा के स्वरूप की अगर बात करें तो पहला यहाँ पे बताया गया संवैधानिक व्यवस्था। क्या बताया गया? संवैधानिक व्यवस्था में इसका कहा गया कि भारतीय संविधान के भाग 17 में, भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा की व्यवस्था किया गया। ठीक है, इस भारतीय संविधान का जो भाग 17 है उसमें से राजभाषा के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा घोषित किया गया। क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार से हिंदी को जो है वो देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। कह रहा है कि इसके साथ ही अंग्रेजी को भी 15 सालों के लिए सहायक राजभाषा के रूप में उपयोग करने का प्रावधान था। इसके साथ साथ ये कहा गया था कि अंग्रेजी को भी जो है ना 15 सालों तक जो है हिंदी की सहायक भाषा के रूप में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में जो है इसको बढ़ा दिया गया, इस 15 साल से बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये कब तक लागू हुआ, मतलब कब तक के लिए कहा गया था? तो 1965 तक के लिए कहा गया था। कब तक? 1965 तक के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में जो है इसको बढ़ा दिया गया था, है ना। अब देखिए दूसरा इसमें पॉइंट आता है सहमति और समरसता। क्या? सहमति और समरसता। कहा गया ना कि भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां होने के कारण सभी राज्यों को उनकी भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए उनकी भाषाओं को राज्य स्तर पे राजभाषा घोषित करने की स्वतंत्रता दिया गया। ठीक है, क्या कहा गया कि अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में जो है ना कई प्रकार के भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, और कई प्रकार की बोलियां हैं। इसी के कारण से बताया गया है कि यहाँ पे हर भाषा को जो है ना एक समान दर्जा दिया गया है। ठीक है, और कहा गया है कि जो वहाँ का राज्य है उसके राज्य के स्तर पे जो वहाँ का भाषा है उसको आप क्या कर सकते हैं? राज्य भाषा घोषित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए झारखंड है, झारखंड के लोग ज़्यादा हिंदी बोलते हैं, है ना, तो यहाँ का राजभाषा हिंदी हो गया, है ना। इसीलिए हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाएं भी राजभाषा का हिस्सा बनती है। क्या कह रहा है? इसलिए हिंदी के साथ साथ अगर बात करें तो क्षेत्रीय भाषाएं भी, मीन्स वहाँ का जो क्षेत्र का भाषा है वो भी क्या बनता है? राजभाषा का हिस्सा बनता है। अब देखिए तीसरा इसका पॉइंट बनाना है द्विभाषीय व्यवस्था। क्या? द्विभाषीय व्यवस्था। कह रहा है कि भारत में द्विभाषीय व्यवस्था अपनाई गई है। क्या कह रहा है? कि भारत में द्विभाषीय व्यवस्था अपनाई गई है जहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग जो है सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है? कि भारत में जो है दो भाषा की व्यवस्था अपनाई गई है जहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग जो है ना सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है। फिर चौथा पॉइंट है सरलता। क्या है? सरलता। कह रहा है कि राजभाषा का स्वरूप जो है ना सरल और जन सामान्य के लिए आसान होना चाहिए। राजभाषा ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए क्या हो? आसान हो, ताकि प्रशासन और जनता के बीच में संवाद में कोई बाधा ना हो। ठीक है, ताकि प्रशासन के बीच में, सरकार के बीच में और जनता के बीच में बातचीत के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। में ऐसी भाषा होना चाहिए जो क्या हो? बिल्कुल आसान हो, है ना। अब हम लोग समझेंगे राजभाषा का क्षेत्र क्या, कि राजभाषा का क्या क्या क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो राजभाषा के क्षेत्र की अगर बात करें तो राजभाषा के क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ पे आता है केंद्रीय क्षेत्र। क्या आता है? केंद्रीय क्षेत्र। ठीक है, लिखेंगे इस प्रकार से कि केंद्रीय सरकार के स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग होता है। केंद्रीय सरकार के स्तर पर की अगर बात करें तो वहां पे जो है ना हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग होता है। कहां पे? केंद्र सरकार के पास। ठीक है, क्या संविधान के अनुसार हिंदी को प्राथमिकता दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी भी सहायक भाषा के रूप में उपयोग होता है। क्या कह रहा है? कि अगर संविधान की बात करें तो संविधान के अनुसार से हिंदी को जो है प्राथमिकता दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी भी जो है वो क्या है? उसका सहायक भाषा के रूप में कार्य करता है। किसका? तो हिंदी के सहायक भाषा के रूप में कार्य करता है। दूसरा पॉइंट बनाना है राज्य स्तर पर राजभाषा। क्या? राज्य स्तर पे राजभाषा। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार से कहा गया है कि हर राज्य जो है ना अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार है। क्या कहा गया? कि भारतीय संविधान के अनुसार से कहा गया है कि हर राज्य को, जितने भी राज्य हैं वो अपने अनुसार से अपनी राजभाषा चुन सकते हैं। ठीक है, उनको यह अधिकार प्राप्त है ना। उदाहरण के लिए देखेंगे तो तमिलनाडु में तमिल,
पश्चिम बंगाल में बंगाली और महाराष्ट्र में जो है ना मराठी राजभाषा है। ठीक है, ये क्षेत्रीय राजभाषा है। मीन्स कहा गया है कि जो आपका क्षेत्र है, अपने क्षेत्र के हिसाब से आप क्या चुन सकते हैं, राजभाषा चुन सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट बनाएंगे क्षेत्रीय स्तर पर उपयोग। क्या, क्षेत्रीय स्तर पर उपयोग मीन्स कह रहा है कि हिंदी को ऐसे क्षेत्रों में अधिक उपयोग किया जाता है जहां इसे अधिकतर लोग समझते हैं। क्या कह रहा है कि हिंदी को ऐसे क्षेत्र में उपयोग किया जाता है जहां इसे अधिकतर लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की अधिकतर जनता जो है ना वो हिंदी को बेहतर तरीके से समझती है। वही कह रहा है कि हिंदी को एक ऐसे क्षेत्र में उपयोग किया जाता है जहां इसे अधिकतर लोग क्या करते हैं, समझते हैं, है ना। तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने राजभाषा का मतलब समझ गया, इसके स्वरूप और क्षेत्रों को समझ गए। ठीक है, अब अंततः जो है ना बारी आती है निष्कर्ष का। किसका, निष्कर्ष की बारी आती है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप जेनरिक हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इसकी पूरी तैयारी दोस्तों मेरे चैनल पे आपको करवाई जाएगी। मैंने VVI क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां जाकर के आप लोग वो वीडियो की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और जो भी वीडियोस आएंगे सारे के सारे वीडियो मेरे चैनल पे आएंगे और बिल्कुल आसान शब्दों में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अंततः निष्कर्ष लिखेंगे इस प्रकार से कि हिंदी देश की राजभाषा है लेकिन अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी सम्मान दिया गया। क्या कह रहा है कि हिंदी जो है देश की राजभाषा है लेकिन अन्य क्षेत्रीय भाषा जो है ना उसको भी सम्मान दिया गया। उनको भी कहा गया कि अपने क्षेत्र के अनुसार से आप क्या चुन सकते हैं, राजभाषा चुन सकते हैं। कह रहा है कि यह व्यवस्था भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखते हुए सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करती है। ठीक है, और यह जो माध्यम है, यह जो व्यवस्था है वो क्या करती है, भारत के अनेक क्षेत्र को, ठीक है, एक साथ लेकर के चलने का प्रयास करती है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति आवश्यक होने वाला है। तो आज का क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रयोजनीयता में अनुवाद की भूमिका की विवेचना करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी की प्रयोजनीयता में अनुवाद की क्या भूमिका है। कहने का अर्थ यह है कि हिंदी की जो उपयोग है, हिंदी का जो उपयोग किया जाता है उसमें से अनुवाद की क्या भूमिका होती है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अनुवाद की अगर बात किया जाए तो अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन। क्या होता है, ट्रांसलेशन। आपने देखा होगा कि आपका सिलेबस जो है वो कभी कभी इंग्लिश में दे देता है। किसमें, इंग्लिश में दे देता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, वो सिलेबस को जो है ना हिंदी में कन्वर्ट करते हो, गूगल में जाते हो और गूगल ट्रांसलेशन में जाकर के वो सिलेबस को हिंदी में कन्वर्ट करते हो। तो वही यहाँ पे कह रहा है अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन करना। अनुवाद का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन करना। तो कह रहा है कि हिंदी का उपयोग जो है ट्रांसलेशन के कारण ज्यादा बढ़ा है। तो आखिर कैसे बढ़ा है, इस चीज के बारे में बताइए। वही यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि हिंदी को उपयोगी बनाने में अनुवाद का क्या महत्व और योगदान है उसके बारे में बताइए। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं दोस्त कि आखिर अनुवाद जो है वो हिंदी के उपयोग को कैसे बढ़ाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्त भूमिका। क्या लिखेंगे, भूमिका। और लिखेंगे इस प्रकार से कि भाषा मनुष्य के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। अगर भाषा की बात करें तो भाषा एक ऐसा माध्यम है ना दोस्त जो मनुष्य के विचारों और भावनाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई भाषा ही नहीं रहे, जैसे हिंदी भाषा नहीं रहेगा, इंग्लिश भाषा नहीं रहेगा, तो आप अपनी बातों को लोगों तक कैसे पहुंचाइएगा। तो वही कह रहा है कि भाषा जो है मनुष्य के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है ना। कह रहा है कि हिंदी आज भारत की सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली भाषा और समझी जाने वाली भाषा है। अगर आज की बात करें तो आज के युग में हिंदी जो है ना भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली और समझी जाने वाली क्या है, भाषा है। ठीक है, उसी के साथ साथ कह रहा दोस्त कि देश के विकास, प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ठीक है, अगर बात करते हैं भारत देश में हिंदी की भूमिका का, हिंदी के उपयोग का, तो इसका उपयोग जो है ना दिनों दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। चाहे वो प्रशासन की बात हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो तकनीकी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो है ना हिंदी का उपयोग जो है वो व्यापक रूप से बढ़ता जा रहा है। कह रहा है इसी विकास में दोस्त अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही।
और यह जो विकास हो रहा है किसका, हिंदी का, इस विकास में अनुवाद का मीन्स ट्रांसलेशन का भूमिका जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। मान लीजिए कोई ऐसा कहानी है, ठीक है, जो इंग्लिश में दिया हुआ है ना, और आप उसका हिंदी नहीं जानते हो, ठीक है, और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो कहानी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप क्या करिएगा, गूगल ट्रांसलेटर में जाइएगा और वो इंग्लिश का हिंदी कर दीजिएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये जो ट्रांसलेशन है, ये जो ट्रांसलेशन है वो किस प्रकार से हिंदी के महत्व को बढ़ाया है उसके बारे में बताना है। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि आज हिंदी का जो उपयोग बढ़ा है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो है वो किसका है, ट्रांसलेशन का ही है। किसका, ट्रांसलेशन का, मतलब अनुवाद का। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहा है दोस्त, कि अनुवाद के माध्यम से न केवल एक भाषा की जानकारी दूसरे भाषा में पहुंचती है, बल्कि यह ज्ञान, संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान का भी पुल बनाता है। हमने सीधा सीधा ये कहा है कि अनुवाद जो है ना, सिर्फ एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, ज्ञान, संस्कृति, विचारों का भी आदान प्रदान करता है। ठीक है, कह रहा दोस्त कि हिंदी की प्रयोजनता को बढ़ाने में अनुवाद ने विशेष योगदान दिया। मीन्स हिंदी का जो उपयोग है उसको बढ़ाने में जो है ना, अनुवाद का विशेष योगदान रहा है। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन का विशेष योगदान रहा है। ठीक है, और आप देख भी सकते हो कि कोई भी चीज़ इंग्लिश में होती है या तो कोई भी भाषा में होती है, और अगर हम लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो हम लोग सीधा उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेशन कर देते हैं हिंदी में। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है दोस्त कि अनुवाद का अर्थ, बहुत देर से हम लोग सुन रहे थे अनुवाद का मतलब क्या होता है, अनुवाद का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे कह दिया अनुवाद का अर्थ। अब देखिए कह रहा है कि अनुवाद का अर्थ है किसी भाषा में कही या लिखी गई बात को दूसरी भाषा में उसी अर्थ और भाव के साथ प्रस्तुत करना। क्या कह रहा है, किसी भाषा में, कोई भी भाषा हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, ठीक है, कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा में लिखी गई बातों को दूसरी भाषा में क्या कर देना, ट्रांसलेट कर देना ही क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्त कि अनुवाद शब्द संस्कृत के दो शब्दों अनु प्लस वाद से मिलकर बना है। क्या कह रहा है कि अनुवाद शब्द जो है ना वो संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन, तो अनु प्लस वाद, जिसमें अनु का अर्थ पीछे पीछे और वाद का अर्थ होता है बोलना। कहने का अर्थ यह है कि किसी भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में उसके पीछे पीछे या तो उसी तरह से कहना ही क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे ये कह रहा है कि चाहे कोई भी भाषा क्यों ना हो, उसी भाषा को हम लोग दूसरे भाषा में उसी तरीके से अगर कह देते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवाद। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आई एम आ बॉय, आई एम आ बॉय, ठीक है, ये इंग्लिश में है ना, और इसी को ट्रांसलेट करके मैं हिंदी में कहता हूँ कि मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनुवाद कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुवाद। ठीक, आगे कह रहा है कि सरल शब्दों में अगर हम लोग कहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक भाषा के ज्ञान, विचार या तो साहित्य को दूसरे भाषा में समान अर्थ और भावना के साथ प्रस्तुत किया जाता है। क्या कह रहा है कि अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा एक भाषा के ज्ञान, विचार या तो साहित्य को, मतलब एक इंग्लिश में जो भाषा लिखा हुआ है, जो चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग दूसरे भाषा में उसी अर्थ में क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं, है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया कि आखिर अनुवाद क्या है और अनुवाद से हिंदी का महत्व कैसे बढ़ा है, हिंदी का उपयोग कैसे बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को अगला पॉइंट बनाना है, हिंदी की प्रयोजनता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो यही था, है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर इसकी प्रयोजनता क्या है। तो कह रहा है दोस्त कि प्रयोजन मूलक हिंदी या हिंदी की प्रयोजनता से आशय है कि ऐसी हिंदी जो व्यवहारिक जीवन, सरकारी कार्य, शिक्षा, तकनीकी, पत्रकारिता और संचार जैसे क्षेत्रों में उपयोगी हो। मतलब ऐसा हिंदी जो आम जिंदगी, सरकारी कार्य, शिक्षा, तकनीकी, पत्रकारिता और संचार जैसे क्षेत्रों में उपयोग हो,
उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं या तो हिंदी का प्रयोग कहते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे आगे कह रहा है कि आज हिंदी केवल साहित्य की भाषा नहीं है। साहित्य मतलब क्या होता है, कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास। वही कह रहा है कि आज जो है ना हिंदी केवल साहित्य की भाषा नहीं है, सिर्फ इसमें कहानी और कविताएं लिखा नहीं जाता है, बल्कि यह कामकाजी भाषा मतलब वर्किंग लैंग्वेज भी बन चुका है, काम करने वाला लैंग्वेज भी बन चुका है ना। कह रहा है इसकी उपयोगिता प्रशासन, विज्ञान, मीडिया, वाणिज्य और तकनीक के क्षेत्रों में निरंतर बढ़ रही है। हिंदी का जो उपयोग है ना, इसका उपयोग प्रशासन, विज्ञान, मीडिया, वाणिज्य हर क्षेत्र में जो है बढ़ता जा रहा है। किसका उपयोग, हिंदी का उपयोग। ठीक है, अब देखिए यहां पे कह रहा है कि हिंदी की प्रयोजनता में अनुवाद की आवश्यकता। कहने का अर्थ यह है कि हिंदी का जो व्यापक प्रयोग हो रहा है उसमें से अनुवाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो अनुवाद की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कहानी या तो न्यूज या तो सिलेबस जो है वो इंग्लिश में होते हैं या तो कोई अदर लैंग्वेज में होते हैं, तो लोगों को उसको समझने के लिए हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसीलिए अनुवाद का आवश्यकता इसमें पड़ता है। वही कह रहा है कि भारत जैसे बहुभाषी देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगला, उर्दू। ऐसे में हिंदी को सर्वसुलभ और सर्वव्यापी बनाने के लिए अनुवाद आवश्यक है। अगर ऐसे में बात करें कि भारत में तो बहुत सारा भाषा बोला जाता है, तो यहाँ पे हिंदी को सबसे आसान बनाने के लिए जो है ना अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिएगा तो कह रहा है कि सरकारी दस्तावेज, नियम और अधिनियम अंग्रेजी में तैयार होते हैं। सरकार का जो दस्तावेज होता है, जो नियम होता है और जो अधिनियम तैयार होता है ना, वो इंग्लिश में ही तैयार होता है, जिन्हें हिंदी में अनुवाद करके जनता तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और मान लीजिए अगर इंग्लिश में ही भेज दिया गया तो क्या कोई जनता समझ पाएगा? अधिकतर जनता तो समझ ही नहीं पाएगा, है ना। वही कह रहा है आगे कि विज्ञान, तकनीकी और चिकित्सा की पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में किया जाता है ताकि विद्यार्थी और शोधार्थी उन्हें समझ सके। मीन्स आपने देखा होगा कि विज्ञान, तकनीकी और चिकित्सा की पुस्तकें, मीन्स डॉक्टर राय की जो पुस्तकें हैं, ठीक है, वो इंग्लिश में ही होता है ना। उसका अनुवाद जो है हिंदी में करवाया जाता है ताकि लोग जो है या तो विद्यार्थी जो है वो उसको बढ़िया से समझ सके। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि समाचार, रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय जानकारी भी हिंदी में ही अनुवाद किया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारा समाचार पत्र, रिपोर्ट या तो अंतर्राष्ट्रीय जानकारी जो है वो भी इंग्लिश में ही आता है या तो अलग भाषा में आता है, जिसका अनुवाद हिंदी में किया जाता है और उसका अनुवाद हिंदी में करके जो है ना उसको सब जगह भेजा जाता है। ठीक है, जिससे जनता को वैश्विक जानकारी मिले। जिससे क्या होता है, जनता को वैश्विक जानकारी मिलता है ना, क्योंकि हिंदी जो है सबसे आसान भाषा है। ठीक है, इस प्रकार कह रहा है दोस्त कि इस प्रकार अनुवाद हिंदी की पहुंच को व्यापक बनाता है। इस प्रकार अगर हम लोग कहें तो अनुवाद जो है ना हिंदी के पहुंच को, हिंदी के उपयोग को क्या करता है, व्यापक बनाता है और उसकी प्रयोजनता को मजबूत करता है। मतलब इसके प्रयोग को क्या करता है, मजबूत करता है। कौन? अनुवाद। ठीक है, अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक बनाना है दोस्त, हिंदी की प्रयोजनता में अनुवाद की प्रमुख भूमिका है। टॉपिक क्या बनाना है कि हिंदी की प्रयोजनता में अनुवाद की प्रमुख भूमिका है। कहने का अर्थ यह है कि हिंदी का प्रयोग में अनुवाद की क्या क्या प्रमुख भूमिकाएं हैं उसके बारे में बताइए। तो देखिए, अगर बात करते हैं हिंदी के प्रयोग में अनुवाद की प्रमुख भूमिकाओं का, तो उसमें से प्रमुख और पहला भूमिका है ज्ञान विज्ञान के प्रसार में योगदान। कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान और विज्ञान के प्रसार में, मतलब इसके विकास में जो है ना, हिंदी का क्या रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कैसे रहा है? कह रहा है कि आज के युग में दोस्त विज्ञान और तकनीकी अधिकतर साहित्य अंग्रेजी में उपलब्ध है। क्या कह रहा है कि आज के युग में अगर बात करें तो विज्ञान और तकनीकी का जितना भी चीज़ें हैं, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो न्यूज़ हो, सभी के सभी जो है ना इसमें उपलब्ध है, तो अंग्रेजी में ही उपलब्ध होती है। कह रहा है कि जब अंग्रेजी में उपलब्ध होता है तो अनुवाद के माध्यम से, मीन्स ट्रांसलेशन के माध्यम से इन विषयों की जानकारी हिंदी में आने लगी।
ठीक है, ये अपलोड जो होता है वो अंग्रेजी में होता है, लेकिन ट्रांसलेशन के माध्यम से इसकी जानकारी लोगों को हिंदी में भी मिल जाती है। इससे विद्यार्थियों और आम जनता को आधुनिक ज्ञान से जुड़ने का अवसर मिलता है। इससे जो है जनता क्या होती है, हर जानकारी को बेहतर तरीके से समझ पाती है। उदाहरण के लिए देखिएगा तो कह रहा है कि विज्ञान, कंप्यूटर और पर्यावरण और इंजीनियरिंग से जुड़ी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद हिंदी भाषी छात्रों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। इस कहने का अर्थ यह है कि विज्ञान का जो बुक आता है, ठीक है, कंप्यूटर का जो बुक आता है, पर्यावरण और इंजीनियरिंग का जो किताब आता है ना, वो सब इंग्लिश में आता है, लेकिन जब उसका अनुवाद हिंदी में कर दिया जाता है तो विद्यार्थी इसको पढ़ के बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसका पहला प्रमुख भूमिका था ज्ञान विज्ञान के प्रसार में योगदान, है ना। उसके बाद दूसरा इसका प्रमुख भूमिका है सरकारी कार्यों में सहयोग। अब सरकारी कार्यों में सहयोग कैसे होता है, तो कह रहे दोस्त कि भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकांश दस्तावेज, रिपोर्ट, अधिनियम, नीतियां पहले अंग्रेजी में तैयार होते हैं। मीन्स भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकांश दस्तावेज जो होते हैं ना, वो पहले अंग्रेजी में ही तैयार होते हैं और बाद में इनका हिंदी में अनुवाद किया जाता है और इसको जो है ना जनता तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, नागरिकों को सरकारी योजनाओं और नियमों की जानकारी अपनी भाषा में मिल जाती है ना। और इससे क्या होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है, लोग जो है अपना हक के बारे में समझ पाते हैं। ठीक है, तो दूसरा इसका महत्वपूर्ण भूमिका ये था। फिर इसके तीसरे महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें तो कह रहा है साहित्यिक आदान प्रदान में सहयोग। मतलब ये है, कह रहा है कि अनुवाद ने हिंदी साहित्य को विश्व साहित्य से जोड़ा है, अर्थात विदेशी लेखकों की महान कृतियां जैसे शेक्सपियर, टॉलस्टॉय, टैगोर और टॉलकिन की साहित्य का अनुवाद हिंदी में हुआ है। मतलब ये सब जो लेखक हैं, है ना, ये सारे के सारे साहित्य को जो है अंग्रेजी में लिखे हैं। किस में लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं। ठीक है, और जब इंग्लिश में लिखे हैं तो लोग इसको क्या करता है, समझ पाता नहीं है, इसलिए इसका अनुवाद जो है हिंदी में कर दिया गया ताकि सब लोग इसको पढ़ के आसानी से समझ सके, है ना। कह रहे दोस्त कि इसी प्रकार हिंदी की रचनाओं का भी अन्य भाषाओं में अनुवाद होने से हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। इसी प्रकार से क्या हुआ है कि मान लीजिए कोई चीज़ हिंदी में है, कोई भी चीज़ हिंदी में है और विदेशी लोगों को उसको पढ़ना है, तो विदेशी के लोग क्या करेंगे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा भूमिका इसका ये रहा। अब बात करते हैं इसके चौथे भूमिका का। तो चौथा भूमिका कह रहा है कि व्यवसाय और तकनीकी क्षेत्र में भी इसका उपयोग बढ़ा है। कैसे, कि कह रहा है कि आज के दौर में अनुवाद का महत्व व्यापार, तकनीकी, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय संचार में भी बढ़ गया है। कह रहा दोस्त कि कंप्यूटर, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर का हिंदी अनुवाद होने से हिंदी भाषी लोगों के लिए तकनीकी का उपयोग आसान हो गया। आपने देखा होगा, मान लीजिए कि ये फ़ोन है ना, इसमें हिंदी लिखने का ऑप्शन देता ही नहीं। ठीक है, तो क्या मैं इसको हिंदी से लिख पाता, ये क्वेश्चन को हिंदी से लिख पाता? नहीं। और अगर इसको हिंदी से नहीं लिख पाता तो क्या मैं इसको समझा पाता आपको? नहीं समझा पाता। तो वही कह रहा है कि कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, वेबसाइट हो या तो सॉफ्टवेयर हो, इसका हिंदी में जो अनुवाद हुआ है ये हिंदी भाषा के लिए क्या है, बहुत बड़ा उपयोगी है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि गूगल, यूट्यूब और अन्य वेबसाइट अब हिंदी में भी उपलब्ध है। यह सब अनुवाद के कारण ही संभव हो पाया है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समाप्त किया। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि अनुवाद हिंदी की प्रयोजनता, इसके उपयोगिता को बढ़ाने में एक शक्तिशाली माध्यम है। इसके द्वारा न केवल ज्ञान, सूचना और साहित्य का आदान प्रदान होता है, बल्कि यह जो है ना हिंदी को प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी और व्यवसाय की भाषा बनाने में सहायता करता है। मिस ये कह रहा है कि अनुवाद जो है ना हिंदी के महत्वता को इतना बढ़ा दिया है कि चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इसका उपयोग जो है वो काफ़ी बढ़ गया है ना। कह रहा अनुवाद ने हिंदी को राष्ट्रभाषा से आगे बढ़कर व्यवहार की भाषा बनाया
अनुवाद ने क्या किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा से भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको व्यवहार की भाषा बना दिया। क्योंकि लोग अभी जो ज़्यादा भाषा समझ पाते हैं वो कौन सा, हिंदी भाषा ही समझ पाते हैं, है ना। कह रहा इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अनुवाद हिंदी के विकास की रीढ़ की हड्डी है। यह जो है हिंदी को विश्व की प्रचलित और प्रयोजनीय भाषा बनाने का सबसे प्रभावी साधन है, क्या, अनुवाद। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।